बांग्लादेश एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र की नींव वर्षों से संघर्षरत रही है। कई तख्तापलट हुए, सरकारें बनी गिरी, नेता आए और गए, लेकिन लोकतंत्र कभी मजबूत ना हो सका। लेकिन पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में एक अप्रत्याशित मोड़ आया जब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने देश की सत्ता संभाली। उनकी नियुक्ति में पश्चिमी देशों का हाथ था। यह बात अब अधिकतर बांग्लादेशी स्वीकार कर चुके हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण, डेवोस में विश्व आर्थिक मंच में भागीदारी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात। लेकिन आज बांग्लादेश सीरिया और अफगानिस्तान की तरह कट्टरपंथ की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इसके पीछे एक ही शख्स का हाथ है, वेस्ट के पोस्टर बॉय मोहम्मद यूनुस का। पश्चिम ने यूनुस को सत्ता में लाने में मदद की और फिर उसे अपने पोस्टर बॉय के रूप में पेश किया। यूनुस ने साल 2024 से 25 के बीच न्यूयॉर्क, बाकू, कैरो, डावोस, दुबई, हेनान, बैंकॉक, दोहा, वेटिकन, टोक्यो और लंदन जैसे देशों की यात्रा की, जहां उन्होंने बांग्लादेश के लिए समर्थन जुटाया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एक तरह से मानो वे अपने लिए लेजिटिमेसी ढूंढ रहे थे। मोहम्मद यूनुस को साल 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वे एक लंबे समय से पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के करीबी रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और विश्लेषणों के अनुसार यूनुस को अमेरिकी दूतावास और क्लिंटन फाउंडेशन जैसे संगठनों का समर्थन प्राप्त था। विकिलीक्स के दस्तावेजों में भी दावा किया गया है कि यूनुस ने अमेरिकी दूतावास के साथ मिलकर काम किया और दूतावास ने उनकी ग्रामीण बैंक के लिए बांग्लादेश सरकार पर दबाव भी डाला। जब अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलनों ने जोर पकड़ा तो उन्हें बांग्लादेश की सत्ता मिल गई। कई लोग मानते हैं कि ये आंदोलन पूरी तरह से स्पॉन्टेनियस नहीं थे, बल्कि इनके पीछे पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका की गहरी रणनीति थी। इन प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत भागना पड़ा और 8 अगस्त 2024 को यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। सत्ता में आने के बाद से यूनुस ने पश्चिमी देशों के नेताओं के साथ कई मुलाकातें की, जिससे ये जाहिर हो गया कि पश्चिमी शक्तियां बांग्लादेश में यूनुस के शासन को वैधता प्रदान कर रही है। यह स्पष्ट है कि पश्चिमी ताकतों ने यूनुस को सत्ता में लाने के लिए एक सुनियोजित रणनीति अपनाई, जिसमें उनकी छवि को एक लोकतंत्र के मसीहा के रूप में पेश किया गया। बांग्लादेश की संसद और न्यायपालिका भले ही यूनुस सरकार की आलोचना कर रही थी, लेकिन पश्चिमी देश यूनुस को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन देकर उसे मजबूती प्रदान करता रहा। इसके अलावा यूनुस के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में कट्टर इस्लामी ताकतों को बढ़ावा मिलता रहा। कट्टरपंथी संगठन जैसे जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध हटाया गया, हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले होते रहे और यहाँ तक कि यूनुस सरकार ने स्कूलों में नए पाठ्यक्रम पेश किए जिनमें कट्टरपंथी विचारधाराओं को भी बढ़ावा देने का आरोप लगे रहे। इन सब के बावजूद पश्चिमी देश और मीडिया इन मुद्दों पर चुप रहे। उल्टा वे यूनुस को एक सुधारक के रूप में पेश करने लगे, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या पश्चिम जानबूझकर बांग्लादेश में कट्टर इस्लाम को बढ़ावा दे रहा है। यूनुस को सत्ता में लाने के बाद पश्चिमी देशों ने उन्हें अपने मंचों पर खुलकर सम्मानित किया। सितंबर 2024 में यूनुस को क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में आमंत्रित किया गया, जहां बिल क्लिंटन ने उनकी तारीफ भी की। जनवरी 2025 में यूनुस ने डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लिया, जहां उन्हें एक वैश्विक नेता के रूप में पेश किया गया। इसके अलावा पश्चिमी मीडिया और संगठनों ने यूनुस को लोकतंत्र का प्रतीक बताकर उसकी छवि को चमकाया, जबकि बांग्लादेश में उनकी नीतियों से अस्थिरता बढ़ रही थी। ये सभी घटनाएं दिखाती है कि पश्चिम यूनुस को एक सुधारक के रूप में पेश करके उनके शासन को वैधता देने की कोशिश कर रहा है, भले ही बांग्लादेश में उनकी नीतियां कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही हों। तो दोस्तों, यह सवाल उठता है कि क्या पश्चिम जानबूझकर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है? क्या मोहम्मद यूनुस वास्तव में लोकतंत्र के रक्षक हैं या पश्चिमी हितों को पूरा करने वाला महज एक उपकरण? आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए द पैम्फलेट।